नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल के भीतर हैं और इसके बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग और तेज हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि आज वो एक बड़ा खुलासा करने वाली हैं। जी, आतिशी दावा कर रही हैं अब से कुछ ही देर बाद बहुत बड़ा खुलासा आतिशी करने जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी ने यह दावा किया है कि वो विस्फोटक खुलासा करने वाली हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसके जरिए ये विस्फोटक खुलासा जो आतिशी करने जा रही हैं। इसी को लेकर क्या सुगबुगाहट है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, कुछ भनक लग पा रही है, आखिरकार वो क्या बड़ा विस्फोटक खुलासा है जिसको लेकर दावा पहले कर दिया है आतिशी ने और अब से कुछ ही देर बाद वो खुलासा सामने आने वाला। दीपक रावत। रोमाना, दो मुद्दे हैं जिस पर आतिशी अपनी बात रख सकती है या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सामने रख सकती हैं। पहला मुद्दा तो ये कि कल जब न्यायिक हिरासत पर अरविंद केजरीवाल को भेजा जा रहा था तो उससे पहले उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की इजाज़त मांगी थी, जिसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी मौजूद थे। इन दोनों मंत्रियों से अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी देर बातचीत की है कोर्ट के भीतर, और ये क्या बातचीत हुई है इसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। हो सकता है इससे जुड़ा कोई बड़ा तथ्य जो है वो आतिशी सबके सामने रखे। दूसरा बड़ा मुद्दा रोमाना जिस पर चर्चा संभव है कि इस पर ही आतिशी बात रखेंगी वो है विजय नायर की जो बात ईडी ने रखी है कि विजय नायर जो है वो रिपोर्ट करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऐसा ईडी ने कोर्ट को बताया है, जिस पर कल आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा था कि विजय नायर ये खुद बता चुके हैं सीबीआई को सितंबर 2023 में कि वो अब जो उनका काम था, डे टू डे रूटीन वर्क जो उनका था, क्योंकि कम्युनिकेशन इंचार्ज वो थे और तब आतिशी और सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, वो सिर्फ प्रवक्ता थे, विधायक थे, और जब मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम विजय नायर का था तो वो प्रवक्ता के तौर पर इन दोनों से बातचीत करते थे, उनको रिपोर्ट करते थे अपने काम की। तो ये सब तथ्य जो है वो एक बार फिर आतिशी अपने जरिए रखना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि ये सब जो ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि ईडी जो कह रही है वो लगातार झूठा आरोप लगा रही है, लेकिन ईडी कह रही है कि हम तथ्य से मिला जुला कुछ जो है वो आतिशी थोड़ी देर बाद करीबन 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए रोमाना, आतिशी इस वक्त पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में और अब सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने के लिए पहुंचेंगी और वहीं पर ही वो अपनी बात रखेंगी। उससे पहले मीडिया से कोई बातचीत बस चंद लम्हों का इंतजार और है। अभी अभी दीपक रावत दिखा रहे थे किस तरीके से पार्टी ऑफिस के भीतर आतिशी पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी में, आपने देखा, और अब कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जिसमें विस्फोटक खुलासा करने का दावा खुद आतिशी की तरफ से किया गया। और इस बीच शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 के भीतर उनकी पिछली रात गुजरी है। बीती रात तिहाड़ जेल में केजरीवाल की पहली रात थी। केजरीवाल को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच जेल नंबर 2 में एक सेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखा गया, अकेले रखा गया है केजरीवाल को। जेल नंबर 2 के एक सेल में तन्हा अरविंद केजरीवाल की बीती रात गुजरी है। तो देखिए, जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया और इस बीच आतिशी की तरफ से जो बड़ा खुलासा करने की बात की जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, सीधे लिए चलते हैं। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूं। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहेंगे। थैंक यू। क्या आप मानते हैं कल जो वोट में नाम लिया गया उसी कड़ी में फैसला है? देखिए, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि कल जो ईडी ने सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया, वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है। तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था? इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ
अभी भी जमीन पर लड़ रही है और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। मैम, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी, लेकिन अब सीएम जेल जा चुके हैं। ऐसे में जो मुलाकातियों की लिस्ट है उसमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो किसी फाइल का आगे बढ़ना, तो कैसे होगा? क्या सरकार बर्खास्तगी की तरफ बढ़ रही है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या आप लोग अदालत से किसी तरह की रेमेडीज मांगेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हों, चाहे आप सांसद। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, ये तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है? आतिशी की तरफ से यह बड़ा खुलासा आपने सुना। आतिशी कह रही हैं कि करीबी के जरिए उन तक ऑफर पहुंचाया गया कि या तो बीजेपी ज्वाइन कर लें वरना तो आने वाले समय में गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें। इस पर एक रिएक्शन लेते हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए हमारे साथ बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेता हैं हरीश खुराना जी, वो इस वक्त मौजूद हैं। हरीश जी, क्या चक्कर चल रहा है? आतिशी को सुना आपने? कह रही है बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि या तो पार्टी ज्वाइन कर लो वरना तो फिर तैयारी करो जेल जाने की। नया दिन और नई मनोहर कहानियां आज फिर आतिशी लेके आ गई। ये रोज एक नई मनोहर कहानी लाते हैं ताकि मीडिया में सेंसेशन पैदा हो और जो मुद्दा चला आ रहा है भ्रष्टाचार का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उससे ध्यान चुनौती देता हूं आतिशी जी। आतिशी जी, नाम बताएं उस व्यक्ति का जिसने आपको ऑफर किया है, अन्यथा आज ही हम बीजेपी डेलीगेशन कंप्लेन दायर करेगा पुलिस कमिश्नर के यहाँ पे और आपको बोलेगा कि आपका फोन काउंसिल किया जाए ताकि सच्चाई सामने आए। लेकिन जिस प्रकार से आज ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं कि हमने आतिशी को ऑफर दिया है और ये कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही ईडी के द्वारा जो साक्ष्य पेश किए गए उसके तहत अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की रिमांड जेल हुई है। नहीं सर, आप कह रहे हो कानून अपना काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कानून काम नहीं कर रहा है, ये बीजेपी ईडी से काम करवा रही है। और आतिशी ने जो कहा आपने सुना ना, वो कह रही है कि साहब ये जो सौरभ भारद्वाज और आतिशी का कल ईडी ने कोर्ट में नाम लिया है, ये तो 1.5 साल पहले से ये जानकारी ईडी के पास थी, फिर अचानक से अब इन दोनों का नाम लेकर वो तो क्रोनोलॉजी बता रही है कि पहले रेड मारेंगे फिर समन देंगे और फिर सलाखों के पीछे। क्रोनोलॉजी बता कर गई है आतिशी हरीश खुराना जी। रोमाना, जब ये लोग बोलते हैं, मैंने क्या बोला कि मीडिया में सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की तो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। 14 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है, ईडी के ऑर्डर की वजह से जेल में है क्या?
माननीय न्यायालय के ऑर्डर की वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश खुराना जी अपनी बात एबीपी न्यूज के माध्यम से दर्शकों के सामने रखने के लिए। सेंसेशन फैलाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, सलाखों के पीछे हैं और बाहर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ते हुए अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की नेता है, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, बड़ा दावा वो कर गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनको ऑफर बीजेपी की तरफ से ये पहुंचाया जा रहा है कि या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना तो फिर सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाओ। आतिशी ये दावा करके गई हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें उन्होंने खुद अपना नाम गिनाया। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम आतिशी गिनाकर गई है। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी दरअसल भ्रष्टाचार वाले असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ सनसनी फैलाने का काम कर रही है। ये सनसनी फैलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आज से कुछ देर पहले हमने बीजेपी के नेता हरीश खुराना से बात की और उनकी तरफ से कहा गया कि सबूत पेश करें आतिशी कि आखिरकार वो जो दावा कर रही है कि बीजेपी की तरफ से उन तक ऑफर पहुंचाया गया वो कैसे उन्हें मिला। आतिशी की नई मनोहर कहानियां हैं, रोज नई कहानी लेकर आम आदमी पार्टी सामने आ जाती है ध्यान भटकाने के लिए। ये बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, 400 प्लस का टारगेट जिसको लेकर बीजेपी चली है इस बार चुनाव में, उसी को सेट करने के लिए पीएम मोदी अब पूरी तरह चुनावी कैंपेन मोड में आ चुके हैं। आज पीएम मोदी 3 राज्य उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार के चुनावी समीकरण को साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। पीएम दोपहर 12 बजे उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के रुद्रपुर में बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में जनसभा करेंगे। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल मतलब पहले चरण में वोटिंग होनी है। रुद्रपुर में रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे और राजस्थान में दोपहर 2 बजे कोटपुतली से राजस्थान में प्रचार अभियान का आगाज आज पीएम की तरफ से किया जाएगा। तो एक दिन 3 राज्य, शुरुआत उत्तराखंड से होगी, उधम सिंह नगर, इसके बाद राजस्थान का रुख करेंगे और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में भी संवाद का पीएम मोदी का कार्यक्रम है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार का आज का जो पूरा कार्यक्रम है जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए किस तरीके से उत्तराखंड उधम सिंह नगर में आज पीएम मोदी को रैली करनी है, राजस्थान कोटपुतली में भी पीएम मोदी रैली करेंगे और बिहार में कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से, ये पहले चरण की वोटिंग के लिए ये धुआंधार प्रचार की शुरुआत है। नीरज, बिल्कुल धुआंधार प्रचार की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यानी करीब 12:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। जहाँ मैं हूँ ये रुद्रपुर है। रुद्रपुर का जो ग्राउंड है यहाँ से मात्र 300 मीटर दूर यहाँ, लेकिन आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक लगातार पहुँच रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आ रहे हैं। रुद्रपुर में मोदी ग्राउंड के नाम से वो ग्राउंड मशहूर हो गया है, जहाँ पर मोदी जी की कई रैलियाँ हो चुकी हैं और ये आज लोकसभा चुनाव की भी शुरुआत रुद्रपुर से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे रुद्रपुर और यहां पहुंचकर नरेंद्र मोदी जी लोगों को अपनी बात रखेंगे। तमाम लोग ये आप लोग प्रधानमंत्री जी को सुन रहे? हाँ जी, मोदी ग्राउंड जा रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी से क्या अपेक्षाएं हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? बहुत कुछ अपेक्षाएं। 5 की 5 सीट फिर से आएगी कि नहीं? कन्फर्म है, कन्फर्म सीटें हैं। हाँ। तो देखिए, आप देखिए एक महिलाओं का कितना बड़ा दल रोमाना, आप देखिए यहाँ पर ये सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। आप लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने पहुंच रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से आई हैं? हम हल्द्वानी महिला मोर्चा बिठौरिया मंडल अध्यक्ष। कोई हल्द्वानी, ये सब हल्द्वानी, सारे पूरा दल हल्द्वानी से? जी हल्द्वानी से हमारी महिला मंडल के अध्यक्ष है। हाँ, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आप लोग आए? अधिकारी हैं हम लोग, हल्द्वानी से आए। तो 5 की 5 सीटें इस बार जीतेंगे कि नहीं? अब की बार 400 पार मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी, हर हर घर घर मोदी, घर घर मोदी। अरे भाई एक चीज बताइए, महिलाओं के मुख्य मुद्दे क्या हैं आप लोग? मुख्य मुद्दे मोदी जी हैं और क्या कहते हैं, हम लोग सभी मिलकर महिला आरक्षण मिला है और मुस्लिम महिलाओं को भी 10 प्रकार की उनने हमें
जो सुविधा दी है उस पर हम महिला मोर्चा सब मिलके घर घर मोदी का भगवा लहराएंगे। घर घर महिलाओं को दिया, उज्ज्वला योजना की गैस महिलाओं को दी, क्या क्या नहीं दिया मोदी ने। मोदी है तो महिला है, महिला आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार 3 साल। हमारी जो एंकर है ना आपकी बात सुन रही हैं रोमाना। हाँ बस राम को लाए, हम मोदी जी को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, घर घर हम भगवा लहराएंगे। तो रोमाना आप देखिए ये हल्द्वानी, हाँ गाना का घर घर मोदी हम उनको लाएंगे। बिल्कुल नीरज, जबरदस्त उत्साह यहाँ पर महिलाओं में। और देखिए मोदी है तो मुमकिन है, तो अभी तक हम सुनते थे, लेकिन अब ये महिलाएं जो है वो नया नारा यहाँ से गढ़कर जा रही हैं। एबीपी न्यूज पर ये नया नारा जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं उनकी तरफ से गढ़ दिया गया है। मैं दोहरा देती हूँ क्या कहकर गई हैं, मोदी है तो महिला है। मतलब किस तरीके से बीजेपी को लेकर महिलाओं में ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि महिलाओं के सम्मान को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर केंद्र में मोदी सरकार को लाना है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि 400 प्लस के आंकड़े को अगर छूना है तो दक्षिण के दुर्ग को तो मजबूत करना होगा। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह कर्नाटक में धुआंधार प्रचार और मंथन करेंगे। अब से कुछ ही देर में अमित शाह बीजेपी और जेडीएस नेताओं के साथ नाश्ते पर बैठक करेंगे, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का। तो अमित शाह का मिशन साउथ, और इसी को लेकर सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अखिलेश से कुल 132 सीटें दक्षिण भारत की अगर कही जाए तो, और इसमें से पिछली बार 2019 में 29 का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में गया था। बड़ी चुनौती दक्षिण के दुर्ग में सीटों को बढ़ाना, और उसी के लिए क्या रणनीति बनाएंगे आज गृह मंत्री अमित शाह। अखिलेश देखिए रोमाना, आपने जहां से इस बातचीत की शुरुआत की थी ना, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। बीजेपी जो नारा दे रही है अब की बार 400 पार, तो 400 पार के लिए बहुत जरूरी है कि दक्षिण भारत में भी बीजेपी बढ़िया परफॉर्म करे। क्योंकि हम अगर उत्तर भारत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो बेहतरीन प्रदर्शन था पिछली बार। क्या उससे बेहतर हो पाएगा, ये सवाल है। ऐसे में दक्षिण भारत से ही उसकी कमी पूरी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, ये जो महाभारत एक्सप्रेस हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसके जरिए लगातार हम लोग दक्षिण भारत में घूम रहे हैं। रामेश्वरम से मैंने यात्रा शुरू की थी, हजारों किलोमीटर की दूरी में तय कर चुका हूं। रामेश्वरम, उसके बाद हम त्रिची पहुंचे, चेन्नई पहुंचे, कल मैं बेंगलुरु में था जहां पर अमित शाह की आज सभा हो रही है। अभी मैं तिरुपति में हूं, और जहां पर अमित शाह की सभा होनी है उस सीट के बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं महत्वपूर्ण क्यों है। बेंगलुरु ग्रामीण जो सीट है, पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 25 कर्नाटक में लोकसभा की सीटें जीती थी, तब भी यहां पर कांग्रेस की जीत हो गई थी। डीके शिव कुमार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के और कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सबसे अहम सदस्य माने जाते हैं, उनके भाई डीके शिव कुमार के जो भाई हैं वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, डीके सुरेश, और पिछली बार भी वो जीते थे। तो बीजेपी को ये तो पता है कि यहाँ पर चुनौती बहुत बड़ी है, इसीलिए पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है। क्योंकि अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पर बीजेपी और जेडीएस के बीच में अनबन है, खटपट है, तो उसको सुलझाने की कोशिश भी करेंगे अमित शाह। आपको पता है अमित शाह की छवि चाणक्य वाली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो इस लिहाज से उनका ये दौरा यहाँ का महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और अहम बात, यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं डीके शिव कुमार के भाई के सामने बीजेपी की तरफ से वो एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री के दामाद हैं, यानी उम्मीदवार वो भी बहुत ही मजबूत हैं, डॉक्टर मंजूनाथ। लेकिन कड़ी टक्कर इस लिहाज से हो जाती है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, एक ऐसे वक्त में जब कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तब भी वहां पर वो जीत नहीं पाई थी, और तब भी जीत हुई थी बीजेपी की जगह कांग्रेस के उम्मीदवार की यहां से। तो इस लिहाज से ये वाला सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है रोमाना, और यहाँ पर पूरा जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, जोर लगा रही है कांग्रेस भी जोर लगा रही है। और चूंकि जेडीएस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, अनबन है, तो इस चीज को भी पाटने की कोशिश करेंगे अमित शाह। अब दक्षिण भारत की बात अगर आंध्र प्रदेश की भी हम कर लें, चूंकि मैं इस वक्त तिरुपति में मौजूद हूं, तो यहां पर भी बीजेपी का पूरा जोर है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां पर मिले। क्योंकि वही बात, नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा पिछले चुनाव में बेहतरीन था, बहुत बढ़िया था, तो क्या उस स्कोर को और बढ़ा पाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। तो उसकी कमी की पूर्ति कहां से होगी। अब की बार 400 पार, तो 400 पार रोमाना होगा कैसे, उसके लिए दक्षिण भारत बहुत जरूरी है। और ये महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार मेरे साथ दर्शक देखते रहेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद 1 बजे तिरुपति से मैं उनके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं, शाम में भी यहां से खबरें पहुंचाते रहेंगे। ये हजारों किलोमीटर की जो यात्रा है हमारी,
एबीपी न्यूज की महाभारत एक्सप्रेस के जरिए कोशिश हमारी है ये रोमाना कि हम ग्राउंड जीरो से हर खबर पहुंचाएं, वहां की कला संस्कृति, क्योंकि आपको पता है ना भारत विविधताओं का देश है, तो हम जहां पहुंच रहे हैं वहां एक अलग ढंग की चीज देखने को मिलती है, अलग संस्कृति है, अलग वहां की एक छाप देखने को मिलती है, तो उससे भी हम दर्शकों को वाकिफ करवाते रहेंगे सियासी खबरों के अलावा। एब्सोल्युटली अखिलेश, हैव अ सेफ जर्नी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। कन्नौज से अखिलेश भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट देने पर विचार कर रहे हैं। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। पहले मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। रामपुर से भी तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर सुखबुगाहट बीच में तेज हुई थी और अब कन्नौज से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, अखिलेश खुद इच्छुक नहीं है, इसकी वजह बताइए। क्या राज्य के भीतर रहकर योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी करते हुए 27 चुनाव पर नजर है? और अगर खुद नहीं तो फिर कन्नौज से तेज प्रताप यादव का नाम पक्का माना जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अहम जो मसला अखिलेश यादव के सामने है वो है अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना, और वो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता वही है। एक तो ये, दूसरा ये कि उनको जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में पार्टी का पूरा दारोमदार उनके ही कंधों पर है, इसलिए कन्नौज में अगर अपने आप को लिमिट करते हैं तो वो भी एक चुनौती होगी। और दूसरा, आपने जो उम्मीदवार की बात कही तो वहां पर तेज प्रताप यादव जो इसके पहले मैनपुरी से सांसद थे, लालू यादव के दामाद, और रामपुर में भी जब ये हुआ कि अखिलेश यादव को लड़ाने के लिए मांग की वहां पर आजम खान ने कि अखिलेश या परिवार का कोई और, तो वहां भी तेज प्रताप यादव का ही नाम आगे पिच किया गया था। तो हमारी सूत्र यही बताते हैं रोमाना कि तेज प्रताप यादव का ही नाम सबसे अव्वल लिस्ट में है। फाइनल डिसीजन के लिए आज चूंकि बूथ प्रभारियों के साथ में अखिलेश यादव की बैठक है, उस बैठक के बाद ही वो इस पर अंतिम फैसला लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय इस तमाम जानकारी के। माफिया मुख्तार की मौत को लेकर राजनीति लगातार गर्म है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी है अविनाश पांडे एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्तार की आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना करते हैं। परिवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। आज शाम कांग्रेस की ओर से इफ्तार का भी आयोजन किया गया है। कांग्रेस ने इफ्तार में अखिलेश यादव को भी न्योता भेजा है। यूपी के प्रभारी हमारे साथ हैं अविनाश पांडे जी, और रंग ही रंग लग रहा है। ये रंग राजनीति के रंग से ज्यादा गाढ़ा है क्या अविनाश जी? निश्चित रूप से ये प्यार का रंग है, ये लोगों का की भावना जो है उसका रंग है। और आप जानते हैं कि ये पावन त्यौहार जो है ये सभी को, हर रंग को साथ में मिलाता है और यही इसका आनंद है। मुझे खुशी है कि यहाँ पर हर जाति समुदाय के पदाधिकारी, हमारे साथी, मित्र, सभी वर्ग के लोग यहाँ शामिल हैं और मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि सभी स्वतंत्रता के साथ में रंगों। होली का कार्यक्रम है, इफ्तार का कार्यक्रम है, ये सब बीच में रुक गया था और आपने शुरू करवाया इसको। अब इफ्तार आप इलेक्शन के टाइम में करेंगे तो उसका दूसरा रंग भी ढूंढा जाएगा उसमें। अविनाश, ये तो हमारी धरोहर है और आप जैसे समझते हैं कि ये कांग्रेस का यही रंग है जो सभी लोगों को साथ में लेकर कर आनंद के साथ में हर एक की को शुभकामना देते हुए उनके स्वास्थ्य जीवन के लिए और एक अच्छे समाज के लिए, स्वस्थ समाज की यहाँ से हम सब शुभकामना करते हैं। अखिलेश जी को भी आपने इनवाइट किया है क्या इस कार्यक्रम में? निश्चित रूप से उन्हें दोनों कार्यक्रम में इनवाइट किया है। अगर उनकी कोई दूसरी मफूजियत न होगी तो वो जरूर शामिल होंगे। होली के मौके पर एक पॉलिटिकल सवाल भी आपसे मैं कर लूं, वो भी एक रंग है राजनीति का। मुख्तार अंसारी वाले मामले में जांच की मांग कर रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं जांच हो। आपके यहाँ सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जेल में जिस तरह से मौत हुई है। आपका क्या मानना है अविनाश जी? आज देखिए, होली के इस पावन त्यौहार में सब लोग जहाँ पर जश्न मना रहे हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर। मुख्तार अंसारी जी, आप जांच के बारे में कुछ नहीं कहेंगे इसमें? नहीं, उनके जो भी घर वालों ने जो कहा हुआ है, जो भी उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से होगी और सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज के इसमें दुख है कि जो भी हुआ है उसकी जांच तो होनी चाहिए और जो भी जांच होने के बाद में जो सच्चाई चीज है वो सामने आएगी। क्या आप लोग भी जाएंगे परिवार से मिलने? काफी नेता जा रहे हैं वहाँ, धर्मेंद्र यादव गए। अभी तो नहीं है, लेकिन जो भी उनके संपर्क के लोग हैं वो जरूर उनसे मिल के आए हैं। कितनी सीटों की उम्मीद है आपको अविनाश जी? आपने मोर्चा संभाला हुआ इस समय। पूरी 80 सीटों पर भारतीय इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और बहुत अच्छा चुनाव हम सभी जगह पर लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस विजय हासिल करे। 4 जून को भी ऐसी होली होगी क्या?
निश्चित रूप से दुआ, हम यही दुआ करते हैं, यही मिलेंगे आप लोग। जरूर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अविनाश पांडे हैं ये कहते हुए कि किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, और एक अहम बात ये भी है कि उन्होंने मुख्तार अंसारी वाले मामले में भी कहा है कि इस पर जो घर वालों की मांग है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन हरिओम के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ।